नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 23 अप्रैल 2022 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, सत्र को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है। टारगेट प्रीलिम 2022 जो कि 27 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यह प्रतिदिन 10 बजे से शुरू होगा और यह 2 घंटे की कक्षाएं होंगी और यह लाइव कक्षाएं होंगी यूट्यूब पे। तो यह बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस फ्री क्रैश कोर्स जो कि 27 अप्रैल से शुरू कर रहा है। तो प्रीलिम्स 2022 के लिए पिछले 365 दिनों के करंट अफेयर के साथ साथ 2020-21 के महत्वपूर्ण विषयों को भी रिवाइज कराएगा और इस पाठ्यक्रम को लाइव होने पर अधिसूचित होने के लिए हमारे YouTube चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा। अगर जिन लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप लोगों को रोज कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और इस तरह से आगामी प्रारंभिक परीक्षा में आपकी सफलता आसान हो जाएगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सत्र के विषय की। तो सत्र के विषय में पहला टॉपिक है कला संग्रहालय और लोकतंत्र का शिल्प। जैसा कि अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने संग्रहालय का उद्घाटन किया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये नया संग्रहालय युवाओं को स्वतंत्रता के बाद से संवैधानिक सरकार के विस्तार को महत्व देने में कैसे मदद करेगा, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। दूसरा टॉपिक होगा भारत श्रीलंका मत्स्य पालन विवाद। तो दोस्तों, इसमें हम लोग बात करेंगे भारत श्रीलंका मत्स्य पालन विवाद है क्या और यह मछुआरों की समस्याएं क्या हैं, दोनों देशों के मध्य ये समस्याएं कहां से शुरू हुई, इससे संबंधित क्या क्या कदम उठाए गए भारत सरकार के द्वारा, श्रीलंकाई सरकार के द्वारा और दोनों के बीच क्या समझौता हुआ, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। और तीसरा टॉपिक होगा एनआरआई के लिए पोस्टल बैलेट पर विचार किया जा रहा है। तो दोस्तों, इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त हाल ही में दक्षिण अफ्रीका और मॉरिशस की यात्रा के दौरान अनिवासी भारतीयों से विदेशी मतदाताओं के रूप में पंजीकरण करने का आग्रह किया और उन्होंने यही बताया है कि एनआरआई के लिए पोस्टल बैलेट के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। तो इस तरह से इसमें पोस्टल बैलेट क्या होता है और इस तरह से चुनाव आयोग ने अभी तक क्या क्या कार्य किए हैं एनआरआई के लिए, वोटिंग के अधिकार से संबंधित बातों की चर्चा करेंगे। और चौथा टॉपिक होगा तमिल सरकार ने कोयले के लिए केंद्र सरकार से मांगी मदद। तो दोस्तों, कोयले की जो क्राइसिस चल रही है और यह एक जीवाश्म ईंधन है, तो इसके वैकल्पिक ईंधनों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और पांचवा टॉपिक होगा इसरो जल्द करेगा आरएलवी लैंडिंग प्रयोग। तो दोस्तों, इसमें हम लोग बात करेंगे आरएलवी लैंडिंग प्रयोग है क्या। तो इसमें जो है इसे पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, जिसे RLVTD कहते हैं, या इसे कहेंगे रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर प्रोग्राम, जिसे RLVTD। तो इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो दोस्तों, इसरो के अध्यक्ष ने कहा है कि जल्दी ही RLVLEX यानी RLVTD कार्यक्रम के लिए प्रायोगिक उड़ानों की श्रृंखला में यह दूसरा परीक्षण होगा। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ये है क्या, इसमें इसको 4 चरणों में बांटा गया है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। इसके RLV लैंडिंग के उद्देश्य और इसके लाभ क्या हैं, इनकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। और अंत में मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न, जिसमें 2 उत्तरों के संरचना की हम बात करेंगे। तो आइए पहले टॉपिक की ओर चलते हैं, पृष्ठ संख्या 8 पर। इसको सामान्य अध्ययन के प्रथम पेपर यानी कला और संस्कृति से जोड़ सकते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं आर्ट म्यूजियम्स एंड द क्राफ्ट ऑफ डेमोक्रेसी। दोस्तों, कला संग्रहालय और लोकतंत्र का शिल्प, वर्तमान शासन को यह जांचना होगा कि क्या उसकी रायसीना हिल परियोजना लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बढ़ावा देने का दायित्व को पूरा कर रही है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण यही है कि रायसीना हिल पर नए संग्रहालय पर अभी कोई अपडेट नहीं आया है। पहले यह बताया गया था कि 2026 तक यह शुरू हो जाएगा। तो भारत के विशिष्ट पहलुओं को स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित करेगा, भारत की संस्कृति को साझा करेगा, आध्यात्मिक बातों को इसमें उजागर किया जाएगा, ऐतिहासिक संकल्पों के बारे में चर्चा की जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर इसी बात का जिक्र किया जा रहा है कि जनपद
जनपद पर वर्तमान राष्ट्रीय संग्रहालय को नष्ट कर दिया जाएगा और इसके अधिकांश संग्रह को भंडारण सुविधा में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। तो क्या नए संग्रहालय को लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बढ़ावा देना चाहिए? जैसे कि पेरिस में लॉवर संग्रहालय है, तो वह फ्रांसीसी क्रांति के दौरान विद्रोहियों के रूप में स्थापित, जब तक कि फ्रांस के पूर्ण सम्राटों द्वारा निजी तौर पर आयोजित पेंटिंग और प्रतिमा के विशाल संग्रह को खोलने के लिए मजबूर किया गया था। तो वहां पर इस तरह से विद्रोहियों और जो भी उन्होंने अपने देश के लिए संघर्ष किया था, उन सब बातों को वहां के संग्रहालय में डाला गया था। तो क्या इस तरह से हम भी कर सकते हैं? तो रायसीना हिल पर एक विशाल संग्रहालय विकसित करके यह साहसिक नए भारत को प्रदर्शित करने की योजना शायद ऐतिहासिक कलाकृतियों से रहित एक पुराने युग में एक विरोधाभासी वापसी है, जहां एक संग्रहालय का प्राथमिक उद्देश्य देशभक्ति का पोषण करना है और जीत का प्रदर्शन करना था। तो दोस्तों, इस नए संग्रहालय में राष्ट्रीय संग्रहालय का संपूर्ण संग्रह प्रदर्शित होना चाहिए, यानी सभी बातों को यहां पर उल्लेखित करना होगा। यह जवाबदेही को भी बढ़ावा दे सकता है और व्यापक जनता के लिए एक प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान को पारदर्शी बनाने के कठिन काम को यह पारदर्शी बना सकता है। साथ साथ अन्य संस्थानों के साथ इसका गठबंधन और इसके साथ भारत और दुनिया के जुड़े इतिहास को भी इस संग्रहालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इस तरह से नया संग्रहालय आगंतुकों को बेहतर सूचित नागरिक बनने में मदद करने की इच्छा रख सकता है, क्योंकि यहाँ पर जिन बातों का उल्लेख किया जाएगा, इससे व्यक्तियों का नैतिक उत्थान होगा। और एक तीसरी रणनीति यह होगी कि इस नए संग्रहालय में भविष्य के लिए एक प्रयोगशाला के रूप में इसे देखा जाए, यानी एक स्थायी और बहुउद्देशीय इमारत के रूप में जो नए इतिहास की खोज और नए विचार विमर्श को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। यानी नए नए जो भी इन्वेंशन या हमारे देश की संस्कृति या हमारे देश में विभिन्नता में एकता का प्रतीक हमारा देश, तो इन सभी बातों को यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो इस तरह से उत्तर और दक्षिण ब्लॉक की इमारतों को देश के सबसे बड़े संग्रहालय में कैसे जल्दी से फिर से तैयार किया जाएगा, यह सवाल कुछ व्यक्तियों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि इस आवश्यक विचार को देश में अग्रगामी संग्रहालयों के सहयोग से समकालीन कलाकार पहले से ही इस प्रश्न पर बहस कर रहे हैं कि क्या यह म्यूजियम आने वाले दिनों में यह इन सब बातों को बताने में सक्षम रहेगा। तो दोस्तों, न्यू रायसीना हिल्स जो संग्रहालय है, यह राष्ट्रीय राजधानी में रायसीना हिल पर दक्षिण और उत्तर ब्लॉकों पर एक नया विशाल संग्रहालय 2025-26 तक तैयार करने की संभावना है, जो कि संपूर्ण राष्ट्र के लिए विश्वकोश संग्रहालय होगा। न केवल यह पूरा तात्विक विषय पर आधारित, बल्कि मौजूदा राष्ट्रीय संग्रहालय की तरह ही यह गैलरी होगी, यानी इसमें सभी बातों को जानकारी आप हासिल कर सकेंगे। तो शीर्ष सरकारी अधिकारियों के अनुसार अगर देखा जाए तो सेंट्रल विस्टा परियोजना के हिस्से के रूप में जो नया संग्रहालय मौजूदा राष्ट्रीय संग्रहालय की एक नई साइट पर केवल स्थानांतरण नहीं होगा, बल्कि देश भर से संग्रहालयों का एक समूह होगा, यानी चाहे उत्तर से दक्षिण यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की सभी कलाएं और संस्कृतियों के बारे में यहाँ पर साझा किया जाएगा जानकारी। मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाओं से शुरू होकर, जिसमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रागैतिहासिक गुफा चित्र है, संग्रहालय 10,000 ईसा पूर्व से 1947 तक की यानी कि कह सकते हैं कि प्राचीन से लेकर के वर्तमान जो स्वतंत्रता आंदोलन है, उन सभी बातों की, उन सभी पहलुओं का इसमें जिक्र किया जाएगा। तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा यह रूपरेखा नया संग्रहालय भारत या भारत के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेगा, जो हमेशा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अर्थों में मौजूद थे, भले ही ऐतिहासिक आवश्यकताओं ने राष्ट्रीयता की प्राप्ति को रोका हो। तो कहने का यही मतलब है कि यह संग्रहालय सरकार के प्रस्ताव के अनुसार देश का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा और दुनिया के प्रमुख सांस्कृतिक स्थलों में से एक होगा, जो भारत के गौरवशाली अतीत की खोज करेगा। तो यह संग्रहालय कह सकते हैं कि गौरवशाली अतीत यानी प्राचीन काल से लेकर के स्वतंत्रता आंदोलन तक की सभी बातों का जिक्र किया जाएगा और इसके साथ साथ वर्तमान भारतीय
दृष्टिकोण के साथ साथ भविष्य की भी यह कल्पना करेगा, यानी आने वाले कल के लिए भी यह एक सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। तो ऐसे भव्य राष्ट्रीय संग्रहालय का निर्माण राष्ट्रीय पहचान के विकास को यह प्रदर्शित करने में सहायक नहीं, बल्कि यह राष्ट्र की महानता का प्रतीक भी होगा। यानी कह सकते हैं कि अन्य राष्ट्र इस संग्रहालय से का अनुसरण करेंगे। दोस्तों, म्यूजियम इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम यह एक सदस्यता संघ है जो गैर सरकारी संगठन है, जो कि संग्रहालय की गतिविधियों के लिए पेशेवर और नैतिक मानकों को यह स्थापित करता है। तो यह संग्रहालय हमें पुरानी बातों को याद दिलाते हैं। यह संग्रहालय हमें हमारे कह सकते हैं नैतिक मूल्यों को याद दिलाते हैं। तो यह संग्रहालय के क्षेत्र में एक वैश्विक संगठन है। 1946 में इसे बनाया गया था और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है, जो कि सीन नदी के किनारे बसा है। तो इस तरह से सांस्कृतिक वस्तुओं की ICOM लाल सूचियां सांस्कृतिक वस्तुओं के अवैध यातायात को रोकने के लिए व्यवहारिक उपकरण है। तो इन लाल सूचियों में सांस्कृतिक वस्तुओं की श्रेणियां भी प्रस्तुत करती हैं जिन्हें चोरी और यातायात के अधीन किया, यानी कह सकते हैं कि जैसे कभी कभी प्रतिलिपियां चोरी हो जाती हैं तो उन सबको भी संरक्षित करने का कार्य किया जाता है। तो इस तरह से भारत में संग्रहालयों का प्रशासन कई मंत्रालयों के पास विभिन्न संग्रहालयों का प्रभार है और सभी संग्रहालय संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रशासित नहीं है। कुछ को न्यासी बोर्ड के तहत मुट्ठी भर लोगों द्वारा सरकारी समर्थन के बिना भी चलाया जाता है और हमारे देश के संविधान में भी इसके लिए अलग से प्रावधान है। राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों, यानी हमारे नीति निर्देशक तत्व में अगर हम देखें तो अनुच्छेद 49 क्या कहता है? ऐतिहासिक रुचि के स्मारकों, राष्ट्रीय संग्रहालयों, राष्ट्रीय महत्व के चीज़ों को वह संरक्षित करेगा, यह राज्य की ड्यूटी बनती है। तो इस तरह से इन सब बातों की यहाँ पर चर्चा की जा रही है। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण पृष्ठ संख्या 8 पर। सामान्य अध्ययन के सेकंड अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जोड़ सकते हैं फिशिंग फॉर वर्केबल सॉल्यूशन इन द पाक बे। तो दोस्तों, पाक बे यानी पाक की खाड़ी कहाँ अवस्थित है? यह भारत और श्रीलंका के बीच में, यहीं पर पाक स्टेट भी है जिसे पाक जल संधि भी कहा जाता है। तो भारत श्रीलंका मत्स्य पालन विवाद को हल करने के लिए उपलब्ध विकल्पों में से पहला व्यवहारिक जो दृष्टिकोण है, चूंकि 15 महीने के अंतराल के बाद मत्स्य पालन पर भारत श्रीलंका संयुक्त कार्य समूह ने 25 मार्च को अपने आभासी रूप में इस सम्मेलन को आयोजित किया। लेकिन JWG, जिसे संयुक्त कार्य समूह कहते हैं, 2 बैठकों के बीच कई कार्यक्रम जिसमें कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटित हुई, जैसे कि 7 मछुआरों में तमिलनाडु के 5 और श्रीलंका के 2 मछुआरे मारे गए। यही मुद्दा काफी चर्चा में रहा, जिसकी वजह से दोनों देशों में तनावपूर्ण स्थिति हो गई। तो इसमें मत्स्य पालन के मुद्दों पर भारत और श्रीलंका के बीच जो मुख्य विवाद में, इनके साथ साथ अगर हम बात करें तो जैसे पहला पॉइंट के तहत हम बात करें तमिल बनाम तमिल, यानी यहाँ प्राथमिक संघर्ष तमिलनाडु के ट्रॉलर मालिकों और उत्तरी श्रीलंका के उन तमिल मछुआरों के बीच है जो 2009 में श्रीलंका के गृह युद्ध के समाप्त होने के बाद अपनी आजीविका के पुनर्निर्माण हेतु प्रयत्नशील हैं। इसी तरह से अनसस्टेनेबल ट्रॉलिंग, यानी अभी मैंने कहा था ना, यह जो है यह ट्रॉलर का जो मुद्दा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोनों तरफ के मछुआरों के बीच जो मुख्य विवाद तमिलनाडु के मछुआरों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मछली पकड़ने की बॉटम ट्रॉलिंग विधि, यह जो है पारिस्थितिकी के अनुकूल नहीं है और समुद्री संसाधनों का क्षरण हो रहा है, एक यह भी बहुत बड़ा कारण है। तो इस पद्धति के कारण जो कह सकते हैं बॉटम ट्रॉलर जो पद्धति है, इसके कारण मशीनीकृत नावों पर जो निकलते हैं मछुआरे, तो मछली पकड़ने के बड़े जालों को समुद्र तल से खींचते हैं, जबकि वे मुख्य रूप से मछली प्रजातियों और झींगा को लक्षित करते हैं। परंतु इस प्रक्रिया में अंडे, छोटी मछलियां, अन्य समुद्री जीवों का भी शिकार हो जाता है। इससे समुद्री संसाधनों की असुरक्षा बढ़ जाती है और इस तरह से पारिस्थितिकी तंत्र वहां का अवक्रमित हो रहा है। और दोस्तों, एक सबसे महत्वपूर्ण मैंने बताया कि 1974 में IMBL, तो भारत के मछुआरा अपने क्षेत्र में पहले से ही बॉटम ट्रॉलिंग के लिए उच्च लाभ प्राप्त कर रहे थे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि भारतीय मछुआरों द्वारा IMBL का उल्लंघन किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह IMBL के बीच की दूरी मात्र 9 समुद्री मील है, जबकि अधिकतम दूरी देवीपट्टिनम और IMBL 34 नॉटिकल माइल है। तो इस तरह से तमिलनाडु मरीन फिशिंग रेगुलेशन एक्ट 1983 के तहत मैकेनाइज्ड फिशिंग बोट तट से केवल
3 नॉटिकल माइल से अधिक मछली पकड़ सकते हैं। तो इस तरह से दोनों देशों के लोगों में समान रूप से भाषा, संस्कृति और धर्म के समान सूत्र हैं, जिनका उपयोग किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए उद्देश्यपूर्ण ढंग से किया जा सकता है। इस तरह से JWG द्वारा इस समस्या पर चर्चा की गई है और इससे पहले एस जयशंकर की श्रीलंका यात्रा के दौरान मार्च में भी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाने का समय अब आ गया है। तो श्रीलंका में वर्तमान स्थिति का उपयोग दोनों देशों के मछुआरों को बातचीत की मेज पर लाने के लिए किया जा सकता है और भारत सरकार का देश के पूर्वी तट पर मछली पकड़ने पर 2 महीने का जो प्रतिबंध 15 अप्रैल से शुरू हो रहा है, जबकि भारतीय मछुआरे गहरे समुद्र में मछली पकड़ने या मछली पकड़ने के वैकल्पिक तरीकों के लिए अपने संक्रमण के लिए एक रोड मैप पेश कर सकते हैं। तो जब भी तमिलनाडु के मछुआरों द्वारा उत्तरी प्रशांत के मछुआरों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की कोई वास्तविक शिकायत आती है, तो भारत सरकार श्रीलंका के उचित चैनलों के माध्यम से इसकी भरपाई कर सकती है। तो इस तरह से तमिलनाडु में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को सक्रिय करने की आवश्यकता है। इस तरह से केंद्र और राज्य सरकारों के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है, तभी इस तमिलनाडु के मछुआरों की समस्या को हम सॉल्व कर सकते हैं। भारत को अपने मछुआरों, विशेष रूप से रामनाथपुर जिले के मछुआरों की चिंताओं को समायोजित करने के लिए गहरे समुद्र में मछली पकड़ने पर अपनी योजना को संशोधन करना चाहिए, ताकि वे बिना किसी आरक्षण के गहरे समुद्र में मछली पकड़ सकें। और इस तरह से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसे 2 साल पहले बंद कर दिया गया था, वैकल्पिक आजीविका उपायों को भी शामिल करती है, जिसमें समुद्री शैवाल की खेती, खुले समुद्र में केज फार्मिंग और समुद्री महासागर की खेती शामिल है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं पाक खाड़ी योजना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम मानचित्र के आधार पर, तो यह योजना पाक जलडमरू मध्य से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं में ट्रॉल मछली पकड़ने वाली नौकाओं का विविधीकरण केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 2017 में शुरू की गई थी। तो दोस्तों, यह तमिलनाडु विशिष्ट योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के मछुआरों को 3 साल में 2000 जहाज उपलब्ध कराना और उन्हें नीचे की मछलियां पकड़ने के लिए प्रेरित करना है। तो इस योजना की फंडिंग जो है, केंद्र सरकार 50%, राज्य 20%, संस्थागत वित्त पोषण 10% और जो लाभार्थी हैं, जो मछुआरे हैं, वह 20%। तो यह योजना 80 लाख रुपए तक की लागत वाली जहाजों तक सीमित थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 1.3 करोड़ रुपए करने पर विचार कर रही, ताकि इस मछुआरे के लिए और अधिक आकर्षक इसे बनाया जा सके। और दोस्तों, पीएम मत्स्य संपदा योजना भी यहाँ थोड़ा सा जान लीजिए। तो यह आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक हिस्से के रूप में है और इसका उद्देश्य ही है कि मत्स्य पालन क्लस्टर बनाना, विशेष रूप से रोजगार सृजन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना, मछली उत्पादन उत्पादकता में महत्वपूर्ण अंतराल को दूर करना और नीली क्रांति की उपलब्धियों को समेकित करना, और इसके साथ साथ मछुआरों के जीविकोपार्जन को और सुदृढ़ बनाना है। तो दोस्तों, इसका लक्ष्य है कि अतिरिक्त 70 लाख टन मछली उत्पादन बढ़ाना है और 2024-25 तक मत्स्य निर्यात आय को बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए करना है। तो इससे क्या होगा, मछुआरों और मछली किसानों की आय भी दुगना होगी कि 55 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। अब बढ़ते हैं दोस्तों, पृष्ठ संख्या 1 पर सामान्य अध्ययन के सेकंड पेपर यानी राज्य व्यवस्था के अंतर्गत डाला जा सकता है। तो एनआरआई के लिए पोस्टल बैलेट पर विचार किया जा रहा है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने भारतीय समुदाय के सदस्यों से विदेशी मतदाताओं के रूप में पंजीकरण करने का आग्रह किया है। तो हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा हैं। तो उन्होंने एनआरआई से विदेशी मतदाताओं के रूप में पंजीकरण करने का आग्रह किया है। चूंकि अभी हाल ही में वह मॉरिशस की यात्रा पे थे, तो वह यात्रा अनिवासी भारतीयों के साथ बातचीत तब हुई जब केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने मार्च में लोकसभा को यह बताया कि सरकार एनआरआई के लिए ऑनलाइन वोटिंग की अनुमति देने की संभावनाओं को तलाशने की कोशिश कर रही है। तो इस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2020 में कानून मंत्रालय को लेटर लिखकर यह प्रस्ताव दिया था कि एनआरआई को पोस्टल बैलेट के जरिए वोट देने की अनुमति दी जाए, जिसके बाद सरकार इस मामले पर विचार कर रही है। तो ऐसे में वर्तमान में एनआरआई को विदेशी मतदाताओं के रूप में पंजीकरण करने की अनुमति देता है जब तक कि उन्हें किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल नहीं की है। तो उन्हें मतदान के दिन व्यक्तिगत रूप से वोट डालने के लिए अपने संबंधित मतदान केंद्रों पर
पहुंचना होगा। तो इस तरह से विदेशी मतदाताओं के लिए मतदान प्रक्रिया, यह जनप्रतिनिधि संशोधन अधिनियम आरपीए अधिनियम 2010 के माध्यम से था, जिसमें पात्र एनआरआई को 6 महीने से अधिक समय तक विदेश में जो रहे थे को मतदान करने की अनुमति दी गई थी। केवल मतदान केंद्र पर व्यक्तिगत रूप से जहां उन्हें एक विदेशी मतदाता के रूप में नामांकित किया गया था। तो वर्ष 2010 से पहले एक भारतीय नागरिक जो एक पात्र मतदाता है तथा 6 महीने से अधिक समय से विदेश में रह रहा था, वह चुनाव में मतदान नहीं कर सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि एनआरआई का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया था अगर वह देश से बाहर 6 महीने से अधिक समय तक रहा हो। तो एक एनआरआई निर्वाचन क्षेत्र में अपने निवास स्थान पर मतदान कर सकता है, जैसा कि पासपोर्ट में उल्लिखित किया गया है। तो अतः यह कहा जा सकता है कि यह केवल व्यक्तिगत रूप से मतदान कर सकता है। प्रवासी मतदाताओं के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की अगर हम बात करें, 2017 में संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार ने जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 20A द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को हटाने का प्रस्ताव रखा। तो इस तरह से 20A के लिए उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान करने के लिए शारीरिक रूप से उपस्थित होना आवश्यक है। और इस तरह से चुनाव आचरण नियम 1961 में विभिन्न शर्तों के अधीन विधेयक विदेशी मतदाताओं को उनकी ओर से वोट डालने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने में सक्षम होने के लिए प्रदान करता है। और विधेयक के बाद 2018 में इसे पारित किया गया था, लेकिन 16वीं लोकसभा विघटन के साथ ही यह खत्म हो गया। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम, यह जो है सेवा मतदाताओं के लिए है, जो कि चुनाव आचरण नियम 1961 को 2016 में संशोधित किया गया था, ताकि सेवा मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम का उपयोग करने की अनुमति मिल सके। तो इस प्रणाली के तहत डाक मतपत्र पंजीकृत सेवा मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे जाते हैं। तो इस तरह से सेवा मतदाता तब ETPB यानी घोषणा पत्र एवं कवर के साथ डाउनलोड इसे कर सकते हैं और मतपत्र पर अपना जनादेश दर्ज कर सकते हैं और इसे सामान्य मेल के माध्यम से निर्वाचन क्षेत्र में रिटर्निंग ऑफिसर को भेज सकते हैं। और इस पोस्ट में एक सत्यापित घोषणा पत्र भी शामिल होता है, यानी मतदाता द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद एक नियुक्त वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति में इसे सत्यापित करेगा। तो इस तरह से एनआरआई जो मतदाताओं के मामले में जो ETPBS के माध्यम से वोट डालना चाहते हैं, उन्हें चुनाव की अधिसूचना के कम से कम 5 दिन बाद रिटर्निंग ऑफिसर को बताना होगा। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ETPBS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतपत्र भेजेंगे। इसके बाद एनआरआई मतदाता अपने जनादेश बैलेट प्रिंट आउट पर पंजीकृत कर सकता है तथा सेवा मतदाता के समान प्रक्रिया में एक सत्यापित घोषणा के बाद इसे वापस भेज सकता है। अब बढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 12 पर। सामान्य अध्ययन के थर्ड पेपर यानी ऊर्जा संसाधन से जोड़ सकते हैं। तो तमिल सरकार ने कोयले के लिए केंद्र सरकार से मांगी मदद। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन साहब हैं। तो प्रधानमंत्री को पत्र में उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में बिजली उत्पादन इकाइयों के लिए कोयले की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने का उन्होंने उस पत्र में जिक्र किया है। क्योंकि उड़ीसा में तालचर खदानों में वर्तमान जो दैनिक प्राप्ति है वह 50,000 टन मीट्रिक थी। तो स्टालिन ने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह कहा है कि वे ईंधन आपूर्ति समझौते के अनुसार पारादीप और विशाखापट्टनम बंदरगाह, कहाँ है ये? उड़ीसा में पारादीप है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। तो वह जो है पर केंद्रीय कोयला मंत्रालय को प्रतिदिन 72,000 मीट्रिक टन की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दें, जैसा कि समझौते में कहा गया है। तो इस तरह से भारत में कोयले की कमी क्यों हो रही है? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिजली की अत्यधिक मांग कह सकते हैं। तो आपूर्ति के मुद्दों के साथ युग्मित कोविड-19 महामारी से उबरने वाली अर्थव्यवस्था ने मौजूदा कोयले की कमी को जन्म दिया है। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी इकाइयां बंद पड़ी थी, ऐसे में बिजली की आवश्यकता बढ़ रही है। तो ऐसे में कोयले का अब आयात यानी कोयले का कह सकते हैं कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो ऐसे में हर राज्य मांग कर रहे हैं। तो यह सबसे बड़ा कारण है कि बिजली की अत्यधिक मांग। दूसरा प्रमुख कारण है बाढ़ एवं वर्षा। तो अप्रैल जून की अवधि में ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा सामान्य स्टॉक संचय से कम अगस्त और सितंबर में कोयला असर वाले क्षेत्रों में निरंतर वर्षा, जिसके कारण कोयला खदानों से कम उत्पादन और कोयले का कम प्रेषण हुआ। तो कहने का मतलब यही है कि पहले से ही सरकारें सचेत हैं। जैसा कि पिछले वर्ष आप लोगों ने देखा होगा, बाढ़ एवं वर्षा के कारण
परिवहन क्षतिग्रस्त हो गया था, कोयले का वहां से निकासी नहीं हो रही थी। तो ऐसे में इन ताप विद्युत संयंत्रों के बंद होने की आशंका जताई जा रही थी। तो यह भी बहुत बड़ा कारण है, यह जलवायु कारण भी इस तरह से कह सकते हैं। और आयात कम करना, तो कोयले की जो उच्च अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के साथ साथ कम आयात के लगातार कदम से भी संयंत्रों ने आयात में कटौती की है। हालांकि भारत सरकार, चूंकि यह एक जीवाश्म ईंधन है, तो इसे समाप्त करने की कोशिश कर रही है, तो ऐसे में आयात कम करने का प्रयास कर रही है। वैश्विक कारक भी हैं, तो चीन में कमी के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोयले की कीमतों में तेज वृद्धि ने कोयले की कमी का योगदान दिया है। इंडोनेशिया में बेमौसम बारिश, ऑस्ट्रेलिया में कोविड प्रेरित उत्पादन में कटौती, इसी तरह से चीन विश्व स्तर पर उत्पादित कोयले का लगभग आधा हिस्सा खुद ही यूज करता है और इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया दो सबसे बड़े निर्यातक हैं। तो भारत अपने आयातित कोयले का 43% किससे है? इंडोनेशिया से, और 26% ऑस्ट्रेलिया से आयात करता है। अब ऐसे में क्या है, वहां पर ऑस्ट्रेलिया कोविड से प्रभावित था, इंडोनेशिया में बेमौसम वर्षा हो रही है, जिसकी वजह से कोयले का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में वैश्विक कारकों की वजह से कोयले के कंजम्पशन में, मतलब कोयले की उपलब्धता में कमी हो रही है। तो जिसके कारण राज्य जो है केंद्र सरकार से यह मांग कर रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं शेयर ऑफ कोल इन इंपोर्ट में अगर हम बात करें, वेयर डज इंडिया इंपोर्ट कोल फ्रॉम, यहां पर देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, इन सब देशों से यह आयात करता है। तो एक तरह से देखा जाए तो 2010-11 से 2018-19 में आप देख सकते हैं यहां पर यह बढ़ रहा है। तो इस तरह हम अभी भी जीवाश्म ईंधन पर पूरी तरह से निर्भर हैं। तो एनर्जी सोर्स इन इंडिया की अगर हम बात करें तो कोयला, लिग्नाइट, गैस, डीजल पर कितना बड़ा कंजम्पशन है। तो यानी कह सकते हैं कि अभी भी हम जीवाश्म ईंधन का कितनी ज्यादा मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं। अक्षय ऊर्जा भी हालांकि बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी अगर उसके एवज में देखा जाए तो अभी बहुत कम है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि इंपोर्ट लगातार बढ़ा है, यानी 2013-14 में 166.86 मिलियन टन से बढ़कर 235.24 हो गया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि बिटवीन 2014 टू 19 7.2% के दर से बढ़ा है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि इस जीवाश्म ईंधन को अब हमारे देश को यह भी देखना है कि इन पर कंट्रोल भी करना है, क्योंकि 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन अपने लक्ष्य को प्राप्त भी तो करना है। तो ऐसे में ऊर्जा के स्वच्छ यानी अक्षय ऊर्जा के साधनों पर ज्यादा जोर देना होगा, राज्य सरकारों को भी और केंद्र सरकार को भी। अब बढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 13 पर, सामान्य अध्ययन के थर्ड पेपर यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत डाल सकते हैं इसे। तो इसरो टू कंडक्ट RLV लैंडिंग एक्सपेरिमेंट सून, यानी जल्दी ही कर सकता है, अभी डेट नहीं दिया है, हो सकता है अप्रैल के लास्ट में ही लैंडिंग का प्रयोग करेगा। तो RLV लैंडिंग का प्रयोग इसरो, यानी इसरो का मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो अंतरिक्ष तक यह सस्ती पहुंच पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान को आकर्षक बनाती है। तो दोस्तों यह पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, जिसे क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर प्रोग्राम। तो यह जो है भारत का, यह पूर्ण रूप से भारत का यानी स्वदेश निर्मित प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन है, जो कि 2 स्टेज 2 ऑर्बिट को समझने में पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण वाहन की दिशा में पहले कदम के रूप में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा नियोजित प्रौद्योगिकी प्रदर्शन की एक श्रृंखला है। तो दोस्तों यह जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कहा है कि कुछ दिनों में ही RLVTD कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक लैंडिंग प्रयोग, जिसे LEX कहते हैं, करने का लक्ष्य बना रहा है। तो दोस्तों LEX एक मानव रहित पंखों वाला प्रोटोटाइप एक हेलीकॉप्टर पर 2.3 किलोमीटर से 2.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाएगा और इसे कर्नाटक के चित्रदुर्ग में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन की हवाई पट्टी पर उतारने के लिए छोड़ना शामिल है। तो यह प्रोग्राम हो सकता है कि अप्रैल के लास्ट में इसे प्रायोजित कर दिया जाएगा। तो यह जो है RLV LEX RLVTD कार्यक्रम के लिए प्रायोगिक उड़ानों की यह दूसरी श्रृंखला है, जिसे इसी अप्रैल में ही आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों RLV टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर प्रोग्राम है क्या? तो इसे क्या कहते हैं, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर प्रोग्राम। तो इस प्रयोजन के लिए एक पंखा युक्त पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी प्रदर्शक
बनाया गया है। तो RLVTD संचालित क्रूज उड़ान, हाइपरसोनिक उड़ान और स्वायत्त जिसे ऑटोनॉमस लैंडिंग, वायु श्वसन प्रणोदक यानी एयर ब्रीदिंग प्रोपल्सन जैसे विभिन्न प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन करने के रूप में यह कार्य करेगा। और इन प्रौद्योगिकियों के प्रयोग से लॉन्च लागत भी काफी कम आएगी। तो दोस्तों, यह पुनर्उपयोगी यान यानी बार बार प्रयोग किया जा सकेगा। तो इस तरह से भारत में पूरी तरह से यह बना है और यह यान अंतरिक्ष यान को कक्षा में छोड़कर एक वायुयान की तरह वापस आने लायक बनाया गया है। तो एक स्पोर्ट यूटिलिटी यान जैसा दिखने वाला यह स्पेस शटल अपनी असली आकार से 6 गुना छोटा है और यह परीक्षण के बाद इसको पूरी तरह से तैयार करने में 10 से 15 साल लग सकते हैं दोस्तों। तो यह श्रृंखला यानी इसरो द्वारा प्रायोगिक उड़ानों की एक श्रृंखला के माध्यम से इन प्रौद्योगिकियों को कुल 4 चरणों में विकसित किया गया। तो पहला जो है सफल परीक्षण 2016 में ही किया जा चुका है, इसे HEX कहेंगे, हाइपरसोनिक उड़ान प्रयोग। और दूसरा है LEX यानी लैंडिंग एक्सपेरिमेंट, अवतरण प्रयोग। और तीसरा है REX वापसी उड़ान का प्रयोग। और चौथा है SPEX यानी स्क्रैम जेट प्रपल्सन प्रयोग। तो दोस्तों, यह जो है 4 यानी अब दूसरा भी आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों, यह जो RLVTD और दोस्तों इसका उद्देश्य और लाभ, तो यह कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण यही है कि लागत पर 80% तक कम हो जाएगा और इस तरह से कह सकते हैं कि निर्माण की लागत और ऊर्जा में कटौती होगी। अंतरिक्ष में मलबे को भी कम करने में यह मददगार सिद्ध होगा, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। और भारत राष्ट्रों की चुनिंदा लीग में शामिल हो जाएगा, जैसे USA, चीन अपनी अंतरिक्ष उड़ानें भरते हैं। तो RLV को सफलतापूर्वक शामिल करने के बाद भारत के पास अपनी मानव युक्त अंतरिक्ष यान क्षमता भी होगी और इस तरह से भारत अपने कह सकते हैं अपना खुद का भी स्टेशन भी बना सकेगा, अंतरिक्ष स्टेशन। तो ये सब बहुत सारे इसके लाभ हैं। अब बढ़ते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सभी प्रगति के बावजूद भारत अभी भी अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए कोयले पर अत्यधिक निर्भर है। इसे विस्तार से समझाएं। तो अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सभी प्रगति के बावजूद भारत अभी भी अपनी ऊर्जा कोयले पर क्यों निर्भर है? क्योंकि आज दुनिया में अक्षय ऊर्जा के मामले में भारत 5वें स्थान पर है। इसके बावजूद भी भारत अभी भी जीवाश्म ईंधन पर 60% निर्भर है। तो देश में अक्षय ऊर्जा के वर्तमान क्षमता जबकि करीब 154 गीगावाट है और यही नहीं देश में स्थापित कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता। तो इसमें आपको अक्षय ऊर्जा के बारे में बताना है और साथ साथ कोयला आधारित ऊर्जा के बारे में आपको बताना है और यह बताना है कि हम क्यों कोयले पर ही निर्भर हैं, तो क्या कारण है। तो इन सब बातों को आपको जिक्र करते हुए अंत में यही बताना है निष्कर्षता कि भारत में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति स्पष्ट रूप से दर्शाती कि भारत 2030 तक अपने अक्षय ऊर्जा उत्पादन के 500 गीगावाट के लक्ष्य की ओर अग्रसर है और ऐसे में उसकी जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी। अब बढ़ते हैं NRI को वोटिंग का अधिकार देने पर ध्यान देने की अपेक्षा सरकार की प्राथमिकता घरेलू प्रवासी मजदूरों के वोटिंग अधिकार को सुनिश्चित करने की होनी चाहिए। क्या आप सहमत हैं? चर्चा करें। तो हाल ही में हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त विदेशी मतदाताओं के रूप में पंजीकरण करने का आग्रह किए हैं। उन्होंने बताया है कि NRI के लिए पोस्टल बैलेट के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। लेकिन यहां पर यह बात तो ठीक है, तो NRI को वोटिंग का अधिकार देने पर ध्यान देने की अपेक्षा सरकार की प्राथमिकता घरेलू प्रवासी मजदूरों वोटिंग अधिकार सुनिश्चित करने की चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लाखों मजदूर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं और वह वोट देने में अक्षम रहते हैं। तो इसके लिए उनके लिए भी व्यवस्था की जाए। तो विदेशी मतदाताओं के लिए मतदान प्रक्रिया, प्रवासी मतदाताओं के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम और ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम, साथ साथ प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार क्या कर रही है, इन सब बातों का जिक्र करते हुए अंत में आपको यही निष्कर्ष में लिखना है कि उनकी बजाय हमें प्रवासी मजदूरों पर अभी पहले फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह जो है उनके अधिकार की व्यवस्था को भारतीय निर्वाचन आयोग को सुनिश्चित करना होगा। अगर हम नहीं करते हैं तो यह माना जाएगा कि इस देश का पूरा राजनीतिक विमर्श, चाहे वह पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ऐसे लोगों की सुरक्षा, गरिमा और बेहतरी की अनदेखी कर रहा है। तो इस तरह से इस उत्तर को लिखिएगा। आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।